Hello friends, so welcome to our channel. And Happy Republic Day to all of you. आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आर एस एम एस एस बी स्टेनोग्राफर 2018 की भर्ती से रिलेटेड है। तो हम जो भी अभी फ़िलहाल में जो करंट बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं कि पोस्ट इंक्यूज करानी है और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना और नीचे कमेंट में कुछ गंदा संदा गलत सलत मत लिखना प्लीज़। ये मेरा ओपिनियन है बट आपको चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स याद करा देते हैं। कुछ जो वैकेंसीज़ हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हुआ था वो आपको रिमाइंड कराते हैं। तो एक आपने रिज़ल्ट देखा होगा 2018 का फाइनल रिज़ल्ट एसएससी सीजीएल का। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बंदे के 200 में से 200 मार्क्स आए थे वो उसको भी फाइनल सिलेक्शन से हटा दिया गया था। तो ऐसा जो हुआ था तो उससे क्या हुआ था कि जो जिसके जैसे सपोज करो आप कि आपके 200 मार्क्स मतलब कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% प्रिपेयर है, तो आपके सामने कैसा भी एग्ज़ाम रख दिया, कैसे भी एग्ज़ाम सेट कर दिया जाए तो आप उसको पूरा 100% मतलब सॉल्व कर दोगे। तो ऐसे तो अगर आप जेन्युइन स्टेनोग्राफर्स हैं तो आपको कैसे भी टाइप की डिक्टेशन दी जाए, मॉडरेट या इजी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ और जो समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप जेन्युइन स्टेनोग्राफर हैं तो आपको आपके पास मॉडरेट डिक्टेशन आ जाए या इजी आ जाए, आप कर लेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप किसी और वैकेंसीज़ की तैयारी करने हैं तो आपकी ऑब्वियस है कि डिक्टेशन चाहे इजी आ जाए या हार्ड मॉडरेट आ जाए। हार्ड तो मोस्टली ही कम ही आती है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो तो इतनी हार्ड कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो अगर स्टेनो जो रियल स्टेनो है उससे पूछो तो उसको नहीं लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडरेट बोल सकता है उसको। और जिसे भी अगर डिफ़िकल्ट लगती है तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हमारी तैयारी शायद इतनी अच्छी नहीं थी जो हमें डिफ़िकल्ट लगी है ये, तो ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इसमें आप देखिए, आप अगर इसकी फ़र्स्ट कट ऑफ 74% जा गई थी तो आप समझिए इसमें कैसे कैसे कैंडिडेट्स बैठे होंगे। रियल जेन्युइन स्टेनोग्राफर अगर बैठा होगा तो उसकी इतनी कट ऑफ शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कुछ बंदों की आ सकती है बट इतनी कट ऑफ बनना स्टेनोग्राफी में है, और वो भी मतलब इतनी सारी वैकेंसीज़ थी उसके बाद में 12 गुना में इतनी ज़्यादा कट ऑफ स्टेनो के लिए बनना, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इसमें कहीं ना कहीं बाहर के कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। बाहर के कैंडिडेट्स इन द सेंस जो स्टेनोग्राफी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो अपीयर हुए हैं। तो ऐसे मेरे को ये क्लियर हो जाता है कि अगर उसमें 73 या 74% कट ऑफ जा रही है पहली, तो इससे ये चीज़ साफ क्लियर हो जाती है। और अगर जेन्युइन स्टेनोग्राफर होता है उसको स्टेनोग्राफी पे भी ध्यान देना होता है और रिटन पे भी ध्यान देना होता है, तो ऑब्वियस सी बात ये निकल के आती है कि उसका रिटन थोड़ा कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। ये चीज़ से जो भी स्टेनोग्राफर्स हैं जो उस पर ज़्यादा पूरा उसी पे फोकस किए हैं वो कहीं ना कहीं वो ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ हो जाती है उनके साथ। तो उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जैसे एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्कोर है अप डाउन हो गया बच्चों का। जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स थे वो कहीं ना कहीं सफ़र कर गए। तो अगर कोई जेन्युइन अगर बात है तो वो ये डिमांड रखनी चाहिए बोर्ड से कि आप बोर्ड जो पेपर का लेवल है वो सिमिलर बनाए, वो एक जैसा बनाए है। और अगर आपको फील होता है, बट नॉर्मलाइजेशन एक बैडली इम्पेक्ट करता है जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं और जो कहीं ना कहीं एवरेज हैं, एवरेज से बिलो हैं, तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनके कम मार्क्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी शिफ्ट हुई हैं स्किल की उनमें सभी में जेन्युइन जो एस्पिरेंट्स हैं वही बैठे होंगे, ऐसा भी नहीं है। जो अभी राजस्थान में कुछ संभाग वाइज भी ऐसे एग्ज़ाम कराए गए हैं। तो कुछ एक स्टूडेंट्स बता रहे थे कि संभाग वाइज अगर हुए हैं एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन कराना बिल्कुल ही
बिल्कुल ही एक वैलिड पर्पस नहीं बनता है। बिकॉज़ किसी संभाग में कोई अच्छा टीचर से सीख रहा है, किसी संभाग में कहीं टीचर ही नहीं है, वो बच्चा सेल्फ सीख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि कुछ संभाग है वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेनोग्राफी सिखाई जा रही है, कुछ संभाग है जहाँ पे बच्चों की एवरेज स्टेनोग्राफी बहुत कम है, क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा या उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे संभाग वाइज अगर हुए हैं इसमें, तो इसमें सीधा डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके जो रियल एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ। क्योंकि हर शिफ्ट में ज़रूरी है क्या एक ही जैसे मतलब एक ही जैसे स्टूडेंट्स बैठे हों, इनको सभी को स्टेनोग्राफी आती हो, या जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है उसके जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर जो वो लोग लेते हैं बच्चे, उन पे जो कैलकुलेशन करते हैं, उनमें ज़रूरी तो नहीं कि सेम ही टाइप के एस्पिरेंट्स हों। तो ऐसा भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करने वाला है जो रियल बंदे हैं, जो जिनको आती है स्टेनोग्राफी, उनके सामने अगर आप डिफ़िकल्ट रख दो या कैसी भी डिक्टेशन रख दो, वो कर ले जाएंगे ईजिली। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है शिफ्ट में, कि चलो मैं मान सकता हूँ कि मॉडरेट ईजी आई है डिक्टेशन, किसी शिफ्ट में मॉडरेट आई, किसी में ईजी आई। तो उसके बाद में एक और प्रॉब्लम हुई है कि जिसमें स्पीकर की प्रॉब्लम थी, साउंड की प्रॉब्लम थी। तो साउंड की प्रॉब्लम से अगर जैसे कि जैसे आपकी शिफ्ट में साउंड की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शिफ्ट में साउंड की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ा। तो ये भी कोई एक मतलब जो रियल स्टेनोग्राफर है उसके साथ में ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि अगर साउंड की प्रॉब्लम है तो वो तो बोर्ड की गलती है कि वो कैसे उसको ये, और इनको कराना चाहिए। अगर साउंड की प्रॉब्लम थी तो ये क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं इनको तो साउंड की प्रॉब्लम वो जब ट्रायल देते हैं तभी इनको कंफर्म करा लेनी चाहिए। तो ऐसे अगर शिफ्ट में देखा जाए तो उनको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिनके में साउंड प्रॉब्लम थी, और उनको उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। उनकी अगर स्टेनो अच्छी भी नहीं है तब भी वो फ़ायदा ले जाएंगे। और शायद आप ये चीज़ भी रिलेट करेंगे कि अगर आप जेन्युइनली 2018 की वैकेंसी है, तो आप अगर इसी पे फोकस कर रहे होगे तो सीधी सी बात है आपकी स्टेनो का लेवल कहाँ पहुँच गया होगा। तो अगर आप किसी अदर वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद डेफिनेटली इसकी नॉर्मलाइजेशन की डिमांड करेंगे, क्योंकि आपकी स्टेनो इतनी अच्छी नहीं होगी, रिटेन आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो इसमें आप स्टेनो वाले बंदों को हटा दो, लेकिन वैकेंसी स्टेनोग्राफर्स की है और आप किसी और वैकेंसीज़ में आ रहे, तो ये प्लीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा जो रियल में स्टेनो की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर भी स्टेनो का मतलब ये कंपटीशन है, तो इसमें कोई भी अपीयर हो सकता है, कोई इसमें वो है तो ऐसा तो है नहीं कि वही अपीयर होंगे। बट एक ये बात है कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि उनका जो स्टेनो होता है वो अच्छा होता है, रिटन इतना अच्छा नहीं होता है। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनके मार्क्स कम और कर दिए जाएंगे स्टेनो में, उन्हें फाइनल मेरिट से कहीं ना कहीं निकाल दिया। अच्छी स्टेनो होने के बाद में, अच्छी स्टेनोग्राफर्स होने के बाद भी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं एक रियल एस्पिरेंट्स को। बट ये चीज़ एक अलग डिमांड जो चल रही है, जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि पोस्ट इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। ये सभी को करना चाहिए, जो 12 गुना वाले हैं, जो 58% वाले हैं, उन दोनों को एक इक्विवेलेंट डिमांड रखनी चाहिए कि हमें पोस्ट इंक्रीज़ चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 2018 से चली आ रही है अभी तक। तो इसमें पोस्ट ज़रूर बढ़ानी चाहिए और इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर रिज़ल्ट डिले भी होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पोस्ट इंक्रीज़ होके ज़रूर आनी चाहिए, और जिससे सभी लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा काम हो सके। तो उससे सब कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स अभी रह जाएंगे तो उनके लिए कम से कम एक पोस्ट तो हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से सारे लोग उम्मीद रखे हैं। तो जिनको लग रहा है वो हो जाएंगी, उसमें 1500 वैकेंसीज लगभग हो जाएंगी पोस्ट इंक्रीज़ होने के बाद में। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक यही डिमांड बोर्ड से करिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाते, रिज़ल्ट में डिले भी हो जाए, बट डिमांड ये कंटिन्यूसली करते रहिए कि पोस्ट इंक्रीज़ हों। बट नॉर्मलाइजेशन ये कोई अभी इतना ज़्यादा जेन्युइन वो नहीं मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में है। बट आप लोगों को अगर जो जैसा सही लगे वो आप कर सकते हैं। बट आपको अगर रियल में लगता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और उस पर रियल स्टेनोग्राफर्स के साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है,
तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो प्लीज़ ये सब करिए और पोस्ट इनक्रीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पोस्ट इनक्रीज़ होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट भी आना चाहिए पोस्ट इनक्रीज़ होने के बाद। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। एक मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे भी मैं लिंक कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उसको ज़रूर देखना। जो नॉर्मलाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको और अच्छे से पता चलेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। थैंक यू सो मच।